नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हमारा सेशन नंबर 83। जैसा कि आप जानते हैं, आज ही अमेरिका ने यह अनाउंस किया है कि हम ईरान पर ऐसे डेबिलिटेटिंग सैंक्शंस लगाएंगे कि ईरान, उसकी करेंसी, उसका ट्रेड और उसकी जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। नेचुरली ये उस फ्रस्ट्रेशन से उपजा हुआ पूरा पॉलिसी का निर्णय है जो हॉर्मूज के अटक जाने की वजह से अब अमेरिका फेस कर रहा है। अमेरिका जो एक ग्लोबल हेजेमॉन है, वो ये समझ चुका है कि 1945 के बाद आज पहली बार कोई देश उसके सामने टूटा नहीं जब उसने तोड़ने के सारे प्रयास करके देख लिए। साथ ही साथ एक और बहुत ही रोचक खबर जो अपुष्ट खबर है अंदर से आई है, विच इज रूमर टू बी अ रूमर। अमेरिका ने प्रॉपर बैक चैनल से आईआरजीसी के बॉस को घूस देने की कोशिश की, जैसा वेनेजुएला में किया गया था। ऐसे भी आरोप हैं। सब कुछ ये तो रूमर्स ही रहते हैं, सच थोड़ी होते हैं। और आईआरजीसी के बॉस ने नेचुरली कुछ माना ही नहीं, क्योंकि ये सब आइडियोलॉजिकल लोग हैं। और वो आखिरी एफर्ट अंदर से रेजिम को फ्रैक्चर करने का जब फेल हुआ, तब ये लोग बौखला गए और वर्तमान में आज का निर्णय लिया कि अभी तक के सबसे भयानक सैंक्शंस पैकेज हम लाएंगे। इस सब को कैसे देखा जाए और ईरान यहां से आगे क्या कर सकता है, उसका गेम क्या है, इसको अब हम समझने का आज प्रयास करेंगे। ईरान्स लॉन्ग गेम, What the future holds for global economy now। भारत के लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान हमारा पुराना मित्र देश रहा है और हमारे लिए सेंट्रल एशिया की एक्सेस विदाउट गोइंग थ्रू पाकिस्तान चाबहार ही है। और उसके अलावा हमारा एनर्जी, फर्टिलाइजर, हीलियम, एलपीजी वो सब डिपेंडेंट है। तो आइए शुरू करते हैं ईरान्स लॉन्ग गेम सेशन नंबर 83। याद रखिए, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। हमारे एक्सक्लूसिव नए नए वीडियो रोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको प्रेस कीजिए। आपको 5 लेवल दिखाई देंगे। आप प्रोफेशनल हो, लर्नर हो, स्टूडेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, होम मेकर हो, ये सभी लेवल्स आपके लिए रेलेवेंट हैं। एक बार चेक करें। लेवल 3 और 4 हमारे सबसे पॉपुलर लेवल हैं। लेवल 5 पर पूरा सिविल्स का कोर्स रखा हुआ है। आप आराम से 3-4 महीने में उसको पढ़ के कंप्लीट भी कर सकते हैं। आई वेलकम यू टू ज्वाइन एंड एंजॉय न्यू नॉलेज बिट्स एवरी डे। थैंक यू। एन एज ऑफ वॉर की सीरीज आज हमारी संपन्न हो जाएगी। हमने सेशन 79 में सूडान, 80 में यूक्रेन रूस, 81 में चीन और ताइवान, 82 में अमेरिका अपने ही मित्र देशों के खिलाफ, और आज ईरान लॉन्ग गेम पर हम आ गए हैं। ईरान के खेल को समझने के लिए आपको ज्योग्राफी को समझना ही होगा। इसे बिना समझे ईरान के खेल को नहीं समझा जा सकता। तो क्या है इस ज्योग्राफी का खेल? बहुत ध्यान से देखिए, मैंने सारे बड़े क्षेत्रों को यहां पर लेबल कर दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व आपके सामने है। गल्फ रीजन यानी फारस की खाड़ी वाला गल्फ का क्षेत्र, खाड़ी क्षेत्र आपके सामने है। ईरान तो खैर है ही। मध्य एशिया, जहां सारे स्थान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, और फिर पाकिस्तान साउथ एशिया में आ जाता है। कॉकेसस का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहां डोनाल्ड ट्रंप का सीधा दखल ट्रिप के थ्रू हो रहा है। एक नई वो कनेक्टिविटी लाइन बनाने की फिराक में है। साउथ ईस्ट एशिया, जहां आसियान के देश हैं। ईस्ट एशिया, जिसमें जापान और कोरियाज और रूस और चीन के हिस्से आते हैं, और फिर रूस और नदर्न यूरेशिया। दोस्तों, वैसे तो ये पूरा यूरेशिया है, लेकिन इस ज्योग्राफी को अगर आप समझ गए तो आपको ईरान की संभावित स्ट्रेटजी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। याद रखिएगा, आज मैं आपको बता रहा हूं ईरान लॉन्ग गेम। 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल वाला नहीं। अब वो यहां से 10 से 20 साल में शायद क्या प्रयास करेगा, इतना लंबा प्रेडिक्ट तो खैर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो आज फैक्ट्स हमारे सामने हैं, वो हमें एक बात बिल्कुल साफ बता रहे हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। ईरान का सारा खेल अब इस पर टिक गया है आके कि वो अपने आप को जियोपॉलिटिकल कनेक्टिविटी कॉरिडोर के रूप में ऐसा स्थापित कर ले कि यदि उसे हिलाया गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी अपने आप हिल जाएगी।
वो जानता है कि बहुत सारी दूसरी चीजों में अमेरिका उसको फिर भी परेशान कर सकता है। आज ही ईरान की करेंसी बुरी तरह गिरी, क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ स्कॉट बेसेंट और डोनाल्ड ट्रंप चीख पुकार मचा रहे हैं कि अब हम तबाह कर देंगे तबाह कर देंगे, तो नेचुरली मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, करेंसी गिराएंगे। हो सकता है कल करेंसी वापस नॉर्मल हो जाए, नो वन नोज जिस तरह से ट्रंप का सब चल रहा है। लेकिन इस बार सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी, और जो भी ईरान से डील करेगा उसको भी हम तबाह कर देंगे। This is a very clear sign of a hegemon in decline, and the closer to collapse a civilization is, the crazier their laws become, जैसा मैंने पहले बताया था। तो ईरान अपने आप को एक जियोपॉलिटिकल कनेक्टिंग कॉरिडोर बनाने का प्रयास करेगा। मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से कनेक्शन वो बनाना चाहता है। तो समरी क्या है अभी तक की? देखिए, आज अगर आप ईरान को देखें कि वो यहां से आगे क्या चाहेगा, वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के हमलों में बचना नहीं चाहता है, वो इस सर्वाइवल को अपनी बार्गेनिंग पावर में कन्वर्ट कर देना चाहता है। उसका कहना यह है कि आपने सब करके देख लिया, सारा मैक्सिमम प्रेशर लगा लिया, बम गिरा लिए, इतना मेरा आर्मी का नुकसान कर दिया। आर्मी और आईआरजीसी अलग अलग है, वहां मैं अभी आपको चार्ट में पूरी हायरार्की भी दिखा दूंगा, और सबके ऊपर मुश्तबा खामेनेई साहब बैठते हैं, सुप्रीम कमांडर। आपने सब नुकसान करके देख लिया, आप कुछ कर तो पाए नहीं, तो आइए नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि आप ही का नुकसान हो रहा, मिसाइलें खत्म हो गई हैं आपकी, आपका नाम खत्म होता जा रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमी वैसे भी एट द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर तब भी थी, आज भी आ गई है, मार्च अप्रैल और वापस से अगस्त सितंबर, और एल नीनो तो है ही है। तो भाई आओ बात करते हैं। तो पहली चीज ये थी। दूसरी बात यहां पर यह है कि अब 6 महीने का युद्ध हो गया, सब कुछ गंवाने के बाद अमेरिका और इजराइल की नजरों में ईरान की हार्डलाइन फोर्सेस सत्ता में आ गई, और हासिल क्या किया? कुछ भी नहीं, सब कुछ गवा के बैठ गए इजराइल और अमेरिका, बल्कि नए नए खतरे पाल के बैठ गए और सारे हार्डलाइनर को सत्ता में ले आए। तो ये तो नुकसान हो गया ना आगे के लिए। एम्पावर्ड आईआरजीसी अब रिस्क टॉलरेंट है, मिलिटराइज्ड है, और इनका सारा खेल अब ये हो गया है ईरान का कि किसी भी तरह अमेरिका को अपने आप को खत्म करने ही मत दो, सिर्फ एंड्योर कर जाओ, रेजिलियंट बने रह जाओ, आउटलास्ट अमेरिकन प्रेशर, चीन और रूस से रिश्ते जिंदा रह जाएं, यूरेशियन कॉरिडोर में अंदर तक एम्बेड हो जाओ, और सैंक्शंस रिलीफ के लिए सारी बार्गेनिंग करो। और यही बात अमेरिका भी समझ गया, और इसीलिए आज उसने बोला कि मैं तो तुम्हें तबाह कर दूंगा। दोस्तों, आज अमेरिका ने यह घोषणा कर दी है कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये लोग खोलने से मना कर रहे हैं, जबकि ब्लॉकेड बाहर से अमेरिका ने लगाया हुआ है, तो मैं अब इससे परेशान हो चुका हूं, और ये ना हमसे बात कर रहे हैं, ना इनको कोई रास्ता निकालना है। सफेद झूठ ईरान 50 बार बोल चुका है कि आप उस एमओयू पे स्टिक कीजिए जिसमें 15 बिंदु हैं, और आप पीछे से घूस देके आईआरजीसी को फोड़ने की कोशिश मत कीजिए। हम आइडियोलॉजिकल लोग हैं, वेनेजुएला वाले नहीं है। विद इन ब्रैकेट ही बोला है, हमको घूस देके क्या होगा, हम थोड़ी आपकी बातों में आने वाले हैं। और ये एफर्ट किसने किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारे रूमर्स हैं, पूरे झूठ हो सकते हैं, पूरे सच भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिल्कुल पक्की खबरें छन के बाहर आ गई हैं। दोस्तों, बेसिकली अमेरिका ने आज इकोनॉमिक डी डे की घोषणा कर दी। आपको याद होगा डी डे हिटलर के खिलाफ नॉर्मंडी बीच पे हुआ था, जब एलाइड फोर्सेस के पूरा का पूरा एक समुंदर उस सागर के ऊपर तैर के आ गया था। इतने सैनिक, इतने हवाई जहाज, इतने एम्फीबियस व्हीकल्स, इतनी बंदूकें और बारूद एक साथ हिटलर की जर्मनी पे हमला करने के लिए नॉर्मंडी पे उतरा था, जो हिटलर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और वहां से हिटलर का पतन भयानक रूप से वेस्टर्न फ्रंट पे होना शुरू हुआ था। ईस्टर्न फ्रंट पे तो रूस ने पूरी तरह से कबाड़ा कर ही दिया था, सोवियत संघ ने, लेकिन वेस्ट अपने मोर्चे खोल नहीं रहा था, स्टालिन के बार बार बोलने के बाद भी। डी डे का हिस्टोरिकल रेफरेंस ये है। दोस्तों, अमेरिका का फोकस है इनके ऑयल एक्सपोर्ट खत्म कर दो, इनकी शिपिंग को खत्म कर दो, इनके बैंक्स खत्म कर दो, थर्ड कंट्री बायर्स को बोल दो यदि तुमने ईरान से रिश्ते रखे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चाइना ईरान का 80% तेल खरीद रहा है आज की तारीख में, भारत ने 2019 में ही बंद कर दिया था। तो अगर चाइना ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, एसिड टेस्ट सिर्फ यह है इस पूरे खेल में, तो अमेरिका तात्कालिक रूप से जीत जाएगा। हार्डलाइन शिया रेजीम को अमेरिका कभी भी नहीं हरा सकता, लेकिन तात्कालिक जीत हो जाएगी। और अमेरिका वही चाहता है, एक फेस सेविंग ऑफ रैम्प चाहता है इससे बाहर निकलने के लिए। ट्रंप इस वजह से बितके में उनके सामने पूरा का पूरा मिड टर्म चुनाव खड़ा है, और वो बुरी तरह हार की तरफ अग्रसर हैं।
उसमें से निकलने के लिए आज ये लॉन्च कर दिया। ये बात ईरान भी बहुत अच्छे से समझता है कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, चुनाव तक खींच लो किसी भी तरह, और चाइना को बोलो खरीदना बंद मत करो। बस ये है सारा खेल। अब इसमें और पढ़ते भी हैं, वो हम आप सारी एक एक करके ओपन करते हैं। ईरान के लिए कोई सैंक्शंस नए तो है नहीं ना। ईरान ने 1979 की शिया रेवोल्यूशन के बाद में लगातार सैंक्शंस झेले हैं। आप देखिए, इतनी लंबी सीरीज है सैंक्शंस की। दोस्तों, हमारे सारे सेशन, आज 83rd सेशन है, ये सब ग्लोबल अफेयर की साइट पे बढ़िया चमचमाते अवेलेबल हैं। अगर आप एक सच्चे स्कॉलर हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो, हमारी सीरीज तो हर एज ग्रुप के लिए, वहां जाइए और उनको अच्छे से देखिए, पढ़िए, आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा। नॉलेज के एडिक्शन से बेहतर कुछ नहीं दुनिया में। खूब अच्छे से पढ़िए, उसको एंजॉय कीजिए। इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, और लगातार हम इसको एनरिच करेंगे, और होपफुली ये सीरीज कभी रुकेगी नहीं, तो वो और डीप होता जाएगा। तो ईरान को सैंक्शन से अब डरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो 6 महीने की बमबारी से नहीं डरा, कमजोर हुआ लेकिन टूटा नहीं। तो ईरान का जवाब यह है कि ठीक है, आपने आज 24 अगस्त को घोषित किया डी डे, ये सब आप कीजिए, हम पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ही तबाह कर देंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम भी हमारे साथ ही डूबोगे। और ट्रंप भी समझते हैं, स्कॉट बेसेंट भी समझते हैं, मुश्तबा खामेनेई भी समझते हैं कि गेम क्या चल रहा है। एंड्योरेंस का खेल है सारा, कि एक एक दिन किस तरह से निकालना है। लेकिन आपके लिए कुछ बहुत ही मजेदार चीजें अब इसके बाद आने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले, ईरान सैंक्शंस में जो खो सकता है वो ये है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन क्या अमेरिका ईरान के मिसाइल सिस्टम को जरा सा भी डेवलपमेंट को रोक पाया? जवाब है नहीं। क्या किसी भी तरह से चीन और रूस ने ईरान की मदद करना बंद की? बिल्कुल नहीं। क्या इनके अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो इंटैक्ट हैं? वहीं के वहीं हैं। क्या हमास खत्म हुआ? नहीं। क्या अंसार अल्लाह हूती खत्म हुए? नहीं। क्या हिजबुल्लाह खत्म हुआ? नहीं। क्या शबाब खत्म हुआ इराक में? नहीं। तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं, बल्कि और डिटरमिन हो गए हैं ये लोग तो, कि अब तो बिल्कुल झुकना ही नहीं है। और इसीलिए इकोनॉमिक डी डे जैसी बातें, मुझे ट्रंप के लिए चिंता हो रही है। अगर ये सो कॉल्ड इकोनॉमिक डी डे ये भी फुस्सी बम निकला, टाए टाए फिस, दिवाली में होता ना, बड़ी जतन से लगाते हैं और वो पलीता जलता जलता जाता, सब मूड खराब हो जाता है। अगर ये हुआ, ट्रंप विल रियली बी वैक्ड एट द पोल्स, और उनको पता है कि उनकी लेगेसी शायद अब यहां आके अटक गई है। तो ऐसे युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए फिर, लेकिन अब किए, अब यहां हम आ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने एआई में आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप वाकई सीरियसली एक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 1 डे फुल लाइव कोर्स 27 सितंबर को हमारा तीसरा कोहोर्ट होगा, संडे को। आज क्या एनरोल कर लें, साइट पे जाएंगे, सब कुछ दिखेगा, लिंक नीचे कमेंट में दी है। अगर आप एक सीरियस प्रोफेशनल हैं तो आप एआई सुपर क्लास मिस नहीं कर सकते। 1 साल, 2 साल और 3 साल के कोर्सेस हैं फॉर ऑल प्रैक्टिसिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये उन्हीं के लिए है। आइए देखिए, ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस इसमें होगा। ईरान का पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर है कैसा, ये टूट क्यों नहीं रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ईरान में सिर्फ एक सेना है नहीं, सेना तो जो है वो है, लेकिन आईआरजीसी अलग है और उसका रोल अलग है। सेना का काम है देश को बचाओ, आईआरजीसी का काम है इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाओ। और इसलिए इस साल 2026 में सेना से ज्यादा आईआरजीसी इंपॉर्टेंट हो गई है, और दोनों के कमांड स्ट्रक्चर अलग हैं, जिस वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिस होते हैं। और इसलिए मुश्तबा खामेनी ने उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए भी नए आदेश जारी किए हैं। हालांकि मुश्तबा इनविजिबल लीडर हैं, कोई पब्लिक में उनको देख नहीं पा रहा है, लेकिन उनसे बातचीत सबकी हो रही है, टॉप लीडरशिप की। ईरान में आर्तेश जो मेन आर्मी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस, आईआरजीसी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, प्रोटेक्टर्स ऑफ रेवोल्यूशन, और उनकी अपनी कुड्स फोर्स और बसीज फोर्स अलग अलग है आईआरजीसी की। उनके साथ साथ पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस सब अलग हैं। तो ये जो मेन सेना है आर्तेश, इसका काम क्या है? ईरान एज अ कंट्री को बचाओ। आईआरजीसी का काम क्या है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजीम को बचाओ। और टॉप पे जो कमांडर बैठे हैं, सुप्रीम लीडर, ये सब पे डायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं, खास तौर पर
IRGC पे, जो अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्योंकि इराक और ईरान या ईरान और इराक का जो युद्ध हुआ था 8 साल, उस पर एक वीडियो अलग से हमने इसी सीरीज में बना के रखा, साइट पर सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा। शानदार सेशन हुआ था। उसमें जिन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और फाइनली उस युद्ध को समाप्त करवाया था और उस नए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को जिंदा बचा के ले गए थे, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया चाहती थी कि वो इस्लामिक रिपब्लिक खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने 8 साल चले युद्ध के बाद विजय हासिल कर ली, क्योंकि उनका इस्लामिक रिपब्लिक कोलैप्स नहीं हुआ। उस युद्ध के जो लीडर्स थे आज वो सारे सत्ता में आ गए। तो आपको क्या लगता है, आप इनको डरा पाओगे, हरा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। सबसे ऊपर आर्म फोर्सेस जनरल स्टाफ है, फिर आर्तेश है, IRGC है और बाकी के। अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए ही मुश्तबा खामेनेई ने अभी कुछ नए आदेश जारी किए, वो चलता रहेगा। तो ईरान का महत्व वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? मैंने शुरू में आपको जो भूगोल का खेल बताया था कि ईरान की जो ज्योग्राफिकल लॉटरी लगी हुई है कि वो एक ऐसी जगह बैठा है जहां वो यूरेशिया का लिंच पिन बन जाता है और उससे पार पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। कैसे? ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी ज्योग्राफी, क्योंकि वो खाड़ी क्षेत्र को, कॉकेसस को, मध्य एशिया को और हिंद महासागर को जोड़ता है। इट स्ट्रैडल्स राइट ऑन टॉप ऑफ देम। और अब उसका गोल ये है कि ये मेरे एनर्जी एक्सपोर्ट्स पे बार बार प्रतिबंध लगा देते हैं, तो क्यों ना मैं एक ज्योग्राफिक कॉरिडोर में एक बिल्कुल अनअवॉइडेबल सेंटर पॉइंट बन जाऊं। हर तरह के रेल्स, रोड्स, पोर्ट्स, बाकी की कनेक्टिविटी के लिए मैं ही केंद्र बिंदु बन जाऊं। तो यदि मुझे आगे किसी ने तंग किया तो बाकी के लोग ही उसको रोक लेंगे, तंग करने वाले को। और इसलिए इस दिशा में ईरान ने बहुत काम किया है। रोड्स, पोर्ट्स, रेलवे, शिपिंग कॉरिडोर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जियोपॉलिटिकल पावर। वो तो हम BRI में शी जिनपिंग का खेल भी देख ही चुके हैं। अब इसमें INSTC भारत के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सामने आता है। यह रहा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो नीली वाली लाइन है इसको पूरा बाईपास करता है और ये नई लाल वाली लाइन पे जाता है। सुएज कैनाल को पूरा बाईपास करता है और भारत, ईरान, अजरबैजान से लेके रूस तक कनेक्ट होके सीधे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप पे पहुंच जाता है। तो भारत के लिए INSTC मल्टी मोडल बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर वही सुएज कैनाल वाला नाटक जो वहां पे सब बंद पड़ा हुआ है। अभी सुएज कैनाल बंद नहीं है लेकिन बाबल मंदब बंद हो, तो आप कितनों पे डिपेंड करेंगे? तो INSTC इतना इंपॉर्टेंट है, ईरान चाहता है कि इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी बनी रहे, तो भारत को भी मजबूरी में ईरान के खिलाफ तो जाने का कोई कारण बनेगा नहीं। फिर उसके बाद आता है चाबहार। इसकी कहानी सभी को पता है। पाकिस्तान को अवॉइड करते हुए मध्य एशिया तक जाना है तो भारत के पास एक ही तरीका है और वो है चाबहार। हालांकि अमेरिका के सैंक्शंस ने इसके रास्ते में बहुत सारे नए रोड़े अटकाए हैं, लेकिन भारत ने मना नहीं किया है। तो चाबहार भारत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ईरान बहुत अच्छे से जानता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? सारी रेल लिंक्स ईरान को तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से सेंट्रल एशिया की तरफ जोड़ती हैं। आप देख ही रहे हैं, रेल लिंक से ये पूरे सेंट्रल एशिया से जुड़ जाता है। कैस्पियन सी से अगर आप यहां से जाएंगे तो ये रूस के साथ जुड़ता है और इसीलिए यूक्रेन के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कैस्पियन सी पे हमले कर दी, जबकि वो बैठा हुआ है ब्लैक सी पर, जिससे उसने वॉर जोन्स को मिक्स कर दिया। ये मैंने पहले बताया था। एंड नाउ ही इज अ लेजिटिमेट टारगेट फॉर द ईरानियन मिसाइल्स, जो कि ईरान बोल भी चुका है कि अगर बुल्गारिया से भी रिफ्यूलिंग प्लेन अमेरिका उड़ाएगा तो उन प्लेन्स को मैं वही मारूंगा जाके, और उसके लिए मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मेरी मिसाइलें इतनी तगड़ी हो चुकी हैं। साउथ कॉकेसस बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है और आपको पता ही है वहां पे ट्रंप ने रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी घोषित कर दिया है। तो ये जो साउथ कॉकेसस का क्षेत्र है वहां पर अब आप ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा BRI जैसा खेल नहीं है, लेकिन फिर भी। तो बेसिकली क्या गोल है मुश्तबा खामेनेई का और उनके पिताजी जो उसके पहले थे? बिकम एन इंडिस्पेंसेबल ट्रांजिट स्टेट। इतने महत्वपूर्ण ट्रांजिट स्टेट बन जाओ कि कोई भी तुम पे हमला करने से पहले 50 दूसरे देशों को कन्विंस करने की मजबूरी झेले। समझ में आया आपको? यह है सबसे बड़ा खेल।
रूस और चीन इसमें क्या कर रहे हैं? इस पूरे खेल में रूस और चीन कहां खड़े हैं? वेयर आर रशिया एंड चाइना स्टैंडिंग इन दिस होल गेम? देखिए, न तो रशिया और न तो चाइना कोई भी सीधे सीधे युद्ध में कभी भी उतरेगा ईरान के साथ। वो सब चोरी छिपे पर्दे के पीछे से करेंगे, या प्रॉक्सीज को मदद करके करेंगे, या मिलिट्री एम्यूनिशन भेज के करेंगे। डायरेक्टली ना रशिया उतरेगा ना चाइना उतरेगा। हर देश की लड़ाई उसकी खुद की होती है, आपके लिए दूसरा कोई नहीं लड़ता है, यह हमेशा ध्यान रखना। मजबूरी में आना पड़े वो अलग बात है, बट योर बैटल्स आर योर ओन। कौन इसे ईरान से बेहतर समझता है? ईरान सिर्फ यह चाहता है अभी कि रूस और चीन से उसका रिश्ता बना रहे। वर्तमान में जो मिलिट्री में बना हुआ है वो मिलिट्री में बना रहे, जो सैटेलाइट सपोर्ट मिल रहा है वो सैटेलाइट सपोर्ट मिलता रहे, जो बहुत भारी मात्रा में तेल चीन खरीद रहा है वो खरीदता रहे। बंद नहीं करे तो ट्रंप की हार वैसी हो जाएगी, अपने आप इकोनॉमिक डी-डे फ्लॉप शो हो जाएगा। अगर इतना भी ईरान प्रॉपरली इंश्योर कर गया और इन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा तो वो एक तरह से जीत चुका है। इन तीन देशों ने अभी तक किसी भी तरह का कोई मिलिट्री अलायंस नहीं किया है, और ईरान जानता है वो कभी नहीं करेंगे। वो इतना बड़ा पंगा अमेरिका के साथ कभी नहीं लेंगे, क्योंकि चाइना एक डीस्टेबलाइज या अनस्टेबल मिडिल ईस्ट कभी नहीं चाहेगा। रूस ईरान को गिरने से हमेशा बचाना चाहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अमेरिका का बढ़ता प्रभुत्व रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो ऑलरेडी यूक्रेन में बुरी तरह नेटो के चक्कर में उलझ गया, तो वो चाहेगा ही नहीं कि अमेरिका का फुटप्रिंट यहां बढ़े। चाइना यहां पे अनस्टेबल बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि इतनी भयंकर एनर्जी की सप्लाई चाइना को यहां से होती है। तो ईरान को बचा के अगर इन्होंने रखा तो उनके लिए वो बेस्ट बेट है। और इसके अलावा और बहुत सारी बारीक बातें मैंने इसमें लिखी है, उसको आप पढ़िएगा, साइट पे सब कुछ आ जाएगा। तो बेसिकली रूस और चीन दोनों चाहते हैं ईरान जैसा है वैसा का वैसा बना रहे, अमेरिका का प्रभुत्व कम से कम हो जाए। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि गल्फ के बाकी देशों को ईरान तबाह कर दे, क्योंकि वो वहां से भी बहुत कुछ खरीदते हैं और उनके साथ उनका कोई पंगा तो है नहीं। तो ये एक बड़ा डेलिकेट गेम यहां चल रहा है, और ईरान भी इनको बहुत अच्छे से प्ले फिलहाल कर रहा है। ईरान नोस कि इन दोनों को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत आगे पड़ने वाली है, जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सबक मिले हमें अभी तक? पहला सबक यह मिला कि आपने इतने नेताओं को उड़ा दिया मिसाइल से, कितना भयानक। किसी एक को उड़ाने के लिए आप पूरे रेसिडेंशियल ब्लॉक को गिरा देते हैं। इजराइल के जेट्स ने एक बड़े नेता को मारने के लिए 100-200 लोग जब उस बिल्डिंग में थे, उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। कौन थे वो बड़े नेता? और आराम से इजराइल वॉक बैक एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। पूरा लाइसेंस उसके पास, कितनों को भी मार दो, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड फॉर इट। कोई दूसरा करे तो 50 बातें, इंटरनेशनल कम्युनिटीज अपसेट एंड ऑल दैट नॉनसेंस स्टार्ट्स। दोस्तों, डीकैपिटेशन करके आपने किया, लेकिन हुआ क्या? पहले से ज्यादा खतरनाक लोग सत्ता में आ गए। मुश्तबा तो सुप्रीम लीडर बन ही गए। अहमद वाहिदी ईरान इराक वॉर के वेटरन हैं और आज आईआरजीसी के चीफ हैं। मोहसिन रजाई एसएनएसजी के चीफ बने हैं, और इन्होंने आईआरजीसी को ईरान इराक में एक्चुअली तब लीड किया था। वाहिदी तो लड़े थे, ये तो लीडर थे, और ये सारे मेन लीडर्स बन गए। अमेरिका ने सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसे हार्ड लाइनर सत्ता में आएंगे। हालांकि सीआईए की रिपोर्ट्स में था ऐसा शायद हो जाए, लेकिन इतनी बमबारी की, इनको लगा तो सब टूट फूट जाएंगे अंदर से, इनमें दम क्या है। मैंने ये सीरीज जिस दिन शुरू की थी, जो पहला वीडियो था मेरा, वो आप जरूर देखिएगा आज जाके, व्हाई हॉर्मुज वाज लॉस्ट। उसमें मैंने शिया फिलॉसफी समझाई थी कि जो करबला के युद्ध के समय से इमाम हुसैन की शहादत से मोटिवेटेड कौम है, और खास तौर पे अब जब वो पूरा देश कंट्रोल कर रहे हैं, उनको ऐसे डरा के खत्म करने का सपना देखना अपने आप में कितनी बड़ी बेवकूफी थी। इफ ओनली somebody would have given a one page summary of the करबला फिलॉसफी जिस पे शिया चलते हैं, तो शायद ट्रंप 10 बार सोचते और ऐसा करने से पहले। ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर को अपना लिया है पूरी तरह से, और किसी भी तरह हॉर्मुज को गोल्डन वेपन बना के रखना है। अमेरिका को प्रोलॉन्ग्ड प्रिसीजन वॉरफेयर में उलझा के मिसाइलें खत्म करवा देनी है, और इंटरनली आर्मी और आईआरजीसी का बहुत अच्छा समन्वय करवा देना है। ये हैं इसके 6 बड़े लेसन, और ये अमेरिका के सिखाए हुए लेसन है। डीकैपिटेशन डिड नॉट ब्रिंग स्टेट कोलैप्स, हार्डलाइनर सत्ता में आ गए। एसिमेट्रिक वॉरफेयर ने दुनिया के हर कमजोर देश को उम्मीद दे दी। ईरान ने दुनिया के हर कमजोर देश को यह उम्मीद दे दी कि कोई बड़ा तुम्हें धमकाने आए तो डरना मत, वो करना जो हमने किया। और सामने वाले का इतना
भारी नुकसान होगा कि वो अगली बार आएगा नहीं। हॉर्मुज गोल्डन वेपन है और अगले 5 साल तो आप समझ लीजिए कि उसको बंद करके सॉल्व नहीं होता ना अमेरिका का प्रॉब्लम डबल ब्लॉकेट से। इंड्योरेंस से एग्जॉस्ट कर दो सामने वाले को, वो परेशान हो जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे शिवाजी ने औरंगजेब को परेशान कर दिया था इंड्योरेंस से, और गनीमी कावा गुरिल्ला वॉरफेयर से। कमांड स्ट्रक्चर को पूरा रीडिजाइन कर दो। ये हैं सारे लेसन। आप बताइए कैसे हराओगे आप इनको। तो बड़ी रोचक और मसालेदार खबर यह आई कि अमेरिका जो हमेशा करता आया है वो उसने फिर कोशिश की। ऐसे रूमर्स हैं कि तुलसी गबार्ड और बरदानी इनके जरिए कोऑर्डिनेट करके अहमद वाहिदी को अरबों डॉलर की रिश्वत देके खरीदने की कोशिश हुई कि देख भाई तू हमारे साथ मिल जा, अंदर से सब खत्म करवा दे। तूने देख लिया वेनेजुला में क्या हुआ। हम तुझे जिंदा रखेंगे, तेरे परिवार को जिंदा रखेंगे, तू सेफ रहेगा, नई सत्ता आएगी उसमें तू ही बॉस रहेगा, और ये अरबों डॉलर ले ले। अब उसके बाद क्या हुआ हम देख ही रहे हैं, ये और आक्रामक हो गए। तो ये सारे टंटे जो अमेरिका के चला करते थे यहां पे आके सारे फेल हो रहे हैं। और इसके ऊपर कई एक्सपर्ट्स को मैंने सुना और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कंफर्म है, ये हुआ है। ऑफ कोर्स ऑफिशियली तो अमेरिका कभी कंफर्म करेगा नहीं। तो दोस्तों समरी आज की क्या है? समरी आज की बहुत ही सिंपल है। ईरान नेगोशिएशन के लिए तैयार है लेकिन डिफीट की पोजीशन से नहीं। तो अमेरिका अगर हरा के नेगोशिएशन का सोच रहा है भूल जाओ। गल्फ स्टेट्स बहुत तेजी से हेजिंग में लगे हुए हैं। उनको समझ में आ गया है कि ब्रो फंस गए अमेरिका के चक्कर में। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इसका सबसे बड़ा सबूत है, हेजिंग। और अमेरिका ने भी बोला अच्छा अच्छा इन्होंने किया, बल्कि वो तो अब ईरान को बोल रहे हैं कि तू भी जुड़ जा। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है दोस्तों। तीसरा इसमें है कि गल्फ की सारी सरकारें अमेरिका को नहीं छोड़ेंगी, चाइना के साथ व्यापारिक रिश्ते रखेंगी, रीजनल डिफेंस के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी और तेहरान से पंगा नहीं लेंगी, पैसा पहुंचा देंगी। मतलब 4 चीजें गल्फ के लोग करेंगे। छोटे छोटे तो देश हैं, कई लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्टेट्स ही हैं, और उनको अगर जिंदा रहना है तो ईरान से तो दोस्ती रखनी पड़ेगी। गल्फ एनर्जी प्रोड्यूसर कुछ भी करके हॉर्मुज का ऑल्टरनेटिव निकालेंगे। यूरेशिया पूरा का पूरा ईरान के लिंच पिन पे आधारित है। तो कितने देश पंगा ले पाएंगे? यूरोप बहुत बुरी तरह से फंस चुका है क्योंकि वो हॉर्मुज खुलवाना भी चाहता है और ईरान को न्यूक्लियर डील और उन चीजों पे लगातार उलाहना भी देते रहता है। तो यूरोप इसमें बिल्कुल एक फ्रिंज प्लेयर, साइड प्लेयर बन के साइड में पटक दिया ट्रंप ने। फाइनली इनका खेल यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका ये बोल रहा है, ये आखिरी पॉइंट आप अच्छे से देख लें, इकोनॉमिक कोलैप्स ईरान की टांगे तोड़ देगा और ये रोते हुए आएंगे टेबल पे। ईरान कह रहा है बेटा हम तो टूटेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारे चुनाव वो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देंगे। तो देखते हैं आओ और कितने समय हमें दबा सकते हो। हां हमारी हालत बहुत खराब है लेकिन हम झुकने वाले नहीं। और यही चीज बहुत सारे दूसरे देशों को और दूसरे लीडर्स को बहुत चक्का करे जा रही है कि कोई कैसे इतनी बड़ी पावर के साथ आंख में आंख मिला के लाल लाल आंख दिखा के इस तरह डटा रह सकता है। लेकिन होते हैं ऐसे लोग, और ईरान ही फाइनली दुनिया की बहुत सारी डेमोक्रेसीज को बचा के ले जाएगा। प्यारे दोस्तों यह है आज का फाइनल मैसेज। अभी तक जो स्थिति है उसमें ईरान का लॉन्ग गेम यही। अब कल अचानक से कुछ आसमानी सुल्तानी हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, बट दिस इज द फाइनल एंड गेम एज ऑन डेट। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा। याद रखिएगा इसी के साथ ये सीरीज कंप्लीट हुई, कल से नई शुरू होगी, एज ऑफ वॉर के 5 सेशन कंप्लीट। ग्लोबल अफेयर की वेबसाइट नॉलेज सेंटर पूरी तरह से बढ़िया मस्त अप टू डेट है। पढ़ो पढ़ाओ, लोगों तक शेयर भी करो। आज के लिए इतना ही, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।